नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द्वादश डायलॉग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली सरकार के शराब मंत्री, मैं केंद्र सरकार की नहीं, दिल्ली राज्य सरकार आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में सरकार है, उस सरकार का जो शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, उनकी गिरफ्तारी शराब घोटाले के मामले में हो चुकी है। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। पर उस गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए दरअसल मनीष सिसोदिया जी आज और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके ऊपर फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है मनीष सिसोदिया के लिए, दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कुछ फैसलों को और जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा, उन व्यवहार में जो संतुलन खराब हुई थी, उस संतुलन को बनाने की कोशिश की है। क्योंकि जैसा कि पिछले कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाई की है, जिस तरह से उन्होंने आदेश दिया है, उससे कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश के कुछ लोगों को, चाहे वो अपराधी हो या भीड़ तंत्र हो या कुछ राजनेता हो, उनको स्पेशल सुविधा देती है। और उस वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इस देश के लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, उस सवाल से चिंतित होकर सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस तरह का आदेश दिया है। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस देश की आम जनता का दबाव नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलोडो को अगर ये नहीं लगता कि अब हम जो कर रहे हैं इस डिजिटल युग में हर कोई देख रहा है और हमारे ऊपर जो अंगुली उठा रहा है वह ठीक नहीं है, और शायद उसी आम जनता की उसी डर की वजह से कि अगर मनीष सिसोदिया को अगर किसी भी तरह का राहत देते हैं तो फिर यह हमारे साख के लिए अच्छा नहीं होगा, और आम जनता में जो रोष है, जो भ्रम है, वह पक्का हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से क्या कहा, शायद जिस तरह के पावरफुल वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे, यह कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश देंगे इस मामले में। क्योंकि पिछले दिनों की बात है, जिस समय ये 2-3-4 दिन पहले की बात है, 22 या 23 फरवरी की, जब कांग्रेस के नेता पवन खेरा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी को सीधा-सीधा गाली देने के आरोप में जब असम हेमंत बिस्व शर्मा की पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई और दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी करने के बाद जिस तरह से उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया उनको कि जब तक पवन खेरा को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से दिल्ली पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में ले जाती, उससे पहले ही उनके मामले पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके उनको राहत दे दिया और उन पे तत्काल सुनवाई किया, और निचली अदालत से कहा कि उनको हम अभी तत्कालीन जमानत दे रहे हैं और आप इसको परमानेंट जमानत दे दीजिएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर आज मनीष सिसोदिया के केस में ऐसा क्यों नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते थे कि मनीष सिसोदिया को तत्काल राहत दी जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट पवन खेरा से मनीष सिसोदिया की आकलन कम करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट यह दिखाना चाहते हैं कि पवन खेरा और मनीष सिसोदिया में पवन खेरा ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है या पार्टी की वजह से? लेकिन जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी का केस गया, उसी समय से सोशल मीडिया के जरिए वो तमाम राष्ट्रवादी लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ कार्यों को लेकर संदेह था, उन्होंने उसी संदेह को दोबारा उठाना शुरू किया, अपने उस सवाल को पूछना शुरू किया, और इतनी सवाल पूछ लिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर
कि कहीं न कहीं वो मैसेज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों तक पहुँच गया और उन्होंने समझ गया कि अगर मैं मनीष सिसोदिया को किसी भी तरह का तत्काल राहत देता हूँ, तो शायद इस देश का जो आम नागरिक है, वो हमारे कपड़े नोच लेंगे। वो हमसे जगह-जगह, चौराहे-चौराहे पे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय वो इसे नहीं सुनना चाहते। सिसोदिया ने या इस समय वो नहीं सुनना चाहते। कोर्ट ने कहा कि कि यदि मामला दिल्ली में हुआ है, इसका ये अर्थ नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएँ। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो यह ज्ञान जो ज्ञान आज सिसोदिया जी को दिए हैं मिलॉर्ड, कि अगर घटना दिल्ली में हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो पवन खेरा के ऊपर इस तरह का ज्ञान क्यों नहीं दिए दिए थे आप? इस तरह का सौतेलापन व्यवहार क्यों करते हैं माननीय मिलॉर्ड? कि अगर कांग्रेस पार्टी का नेता है तो उनको तत्काल सुनवाई के लिए उनका वेलकम होता है और दूसरे दल का नेता है तो उनको आप इस तरह का ज्ञान देते हैं। तो कहीं जब एक बात आता है ना कि कहीं न कहीं इस देश के हर एक संस्था में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत ही ज़्यादा एहसान है और उसी एहसान की कीमत शायद आज सभी लोग मिलके चुकाते हैं। पर इन पार्टियों का तो अभी-अभी जन्म हुआ है, इनका क्या एहसान होगा उन लोगों के ऊपर? पर आज जिस तरह का फैसला दिया है, उससे सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं अपने साख को बचाने की कोशिश की है और उस बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश की है, जिनके ऊपर इस देश के लोग अब सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। जब कोर्ट ने यह बात कहा तो जो वकील था इनका, देखिए यहाँ पे अब दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, ये कैसा संयोग है कि अभी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान क्या था? उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बहुत अच्छी हुई है और होनी चाहिए थी क्योंकि यह सरकारी पैसे को अपने आप में आपस में बँटवारे करने में लगे हुए थे। तो एक तरफ से तो कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के अगर बयान को माना जाए तो उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। पर उसी आम आदमी पार्टी के उसी नेता को बचाने के लिए वकील कौन है? अभिषेक मन्नू सिंघवी, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर है, प्रवक्ता है और राहुल गांधी के तमाम केसों को वही लड़ते हैं। अभी पवन खेरा के केस को भी वही लड़े थे सुप्रीम कोर्ट में और शायद जिस तरह से उन्होंने पवन खेरा को राहत दिलवाया था, तत्काल राहत, उससे शायद कहीं न कहीं केजरीवाल एवं उनके टीमों को लगा कि शायद अब कपिल सिब्बल के अलावा अभिषेक मन्नू सिंघवी भी ऐसा नेता है जो वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में तत्काल राहत दिलवा सकते हैं और इसीलिए अभिषेक मन्नू सिंघवी को हायर किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो जो इस देश में एक भ्रम का माहौल जो बनाया जाता है कि कांग्रेस अलग है और आम आदमी पार्टी अलग है, दरअसल ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं और इस गठजोड़ से आपको समझ लेना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी विरोध भी कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता ही उनका केस भी लड़ रहे हैं, उनको बचाने में भी लगे हुए हैं कोर्ट में। ये संयोग तो नहीं हो सकता। दरअसल ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। बहुत से ऐसे बड़े-बड़े पत्रकारों का कई बार ये कहना भी उन लोगों का ऐसा बयान रहा है कि जिस समय 2011-12 में केजरीवाल का जो अन्ना आंदोलन जो शुरू हुआ था, वो पूरा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही तैयार की गई थी। वो पूरे आंदोलन का स्क्रिप्ट वही लोग लिखे थे, वही योगेंद्र यादव, जो मनमोहनी सरकार में जो सोनिया गांधी ने एक सलाहकार समिति बनाया था, उसका वो सदस्य था और वही योगेंद्र यादव उस पूरे अन्ना आंदोलन का स्क्रिप्ट लिखा था जिसमें से इस केजरीवाल नामक नेता को पैदा करना था। और उससे पहले भी केजरीवाल और योगेंद्र यादव बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए जा चुके हैं। उस आंदोलन से पहले भी वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बेंगलुरु में, और फिर उस आंदोलन को स्क्रिप्ट को लिख के, वो दरअसल इसलिए लिखा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा पार्टी तैयार किया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के वोटों को काट सके और उसे कहीं न उसे रोक सके 2014 के लोकसभा चुनाव में, जिससे कांग्रेस पार्टी को फिर से मौका मिले चुनाव जीतने का। पर वो दाव उनको उल्टा पड़ गया हर एक चुनाव में, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या पंजाब का चुनाव हो। ये कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी उसी भस्मासुर कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी भस्मासुर साबित हुई। जो आप कथा में सुने हुए है कि भस्मासुर को शंकर भगवान ने एक ऐसी वरदान दी थी कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो वो वरदान मिलने के बाद वो भस्मासुर सबसे पहले शंकर जी के ऊपर ही वो आजमाने की कोशिश करने लगे। उसी तरह से जिस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया भाजपा को रोकने के लिए, दरअसल वह आम आदमी पार्टी उस कांग्रेस को ही निगलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अब यहाँ इस केस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहता है कि पुराना रिश्ता चाहे कितना भी उसमें तल्खी हो जाए, रिश्ता खराब नहीं होता है, एक न एक दिन रिश्ता वो सुधर ही जाता है। तो आज वो रिश्ता सुलझता हुआ दिख रहा था कि किस तरह से आरोपी आम आदमी पार्टी का और बचाने वाला वकील कांग्रेस पार्टी का नेता, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको कहा कि दिल्ली में कोई घटना हुई, इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यह ज्ञान भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने आज कितने दिनों के बाद, कई मामलों में डायरेक्ट हस्तक्षेप करने के बाद ये मनीष सिसोदिया के ऊपर दिए हैं। ना तो इससे पहले चाहे वो राणा अयूब का केस हो, चाहे जहांगीरपुरी अतिक्रमण मामला हो, चाहे पवन खेरा का मामला हो, चाहे और भी बहुत सारे मामला, जिसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने, उन तमाम कोर्टों को धत्ता बताते हुए ये लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तत्काल राहत भी दिया। उन्हीं फैसलों को देख के शायद अरविंद केजरीवाल भी, अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा वही सोच रहे थे कि हम भी क्यों, कौन जाएगा ये मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट या इन सब के लफड़े में पड़ने, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमारा भी इसी तरह से स्वागत होगा और हमें भी तत्काल राहत मिलेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरह जैसे ही इनका सुप्रीम कोर्ट से इनको झटका लगा, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को, उसके बाद ही केजरीवाल ने मुख्यमंत्री और कार्यालय से यह एक सूचना आई कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे दिए हैं, और उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया। आज इतना जल्दीबाजी में ये सब कैसे हो गया? जो सत्येंद्र जैन पिछले 7-8 महीनों से जेल में है, आज तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ। वो किस तरह से जेल में, तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर चलाते रहे हैं, काजू बादाम खाते रहे हैं, दिल्ली सरकार के खर्चे पे जिस तरह से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में मौज मस्ती कर रहे थे, आज तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ। पर मनीष सिसोदिया का याचिका खारिज होते ही दोनों का एक साथ इस्तीफा मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल किसी मौका के तलाश में थे? क्या वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी में मुख्यतः 3 लोग जाने जाते थे। पहले नंबर पे अरविंद केजरीवाल, दूसरे नंबर पे मनीष सिसोदिया और तीसरे नंबर पे सत्येंद्र जैन। पूरी आम आदमी पार्टी में इन्हीं 3 लोगों को मेन माना जा रहा था, जिसमें से कितनी चालाकी से अरविंद केजरीवाल ने 2 लोगों को ऐसे निपटाया है, वही कहावत इनके साथ हो गई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। और जैसे ही मनीष सिसोदिया का याचिका खारिज हुई, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिला, तैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय से भी यह सूचना आ गई। तो दरअसल केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में जिस तरह से, जब से आम आदमी पार्टी बनने के बाद जो लोग इस पार्टी को बनाने में मेहनत किए थे, अपना सब कुछ दिए थे इस पार्टी को,
उन सभी लोगों को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक साइड करता गया। किसी न किसी केस में, किसी न किसी आरोप में साइड करता गया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है। कितने होशियारी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए भी कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा। आप मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, मंत्री एक है, लेकिन इनके पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेवारी थी। एक मंत्री के ऊपर 18 मंत्रालयों की जिम्मेवारी दे, सोचिए आप किस तरह से काम कर रहे थे। और एक मुख्यमंत्री जिसके पास कोई एक मंत्रालय नहीं, समझने वाला इंसान समझ सकता है कि किस तरह से सत्ता की मलाई खाने के लिए कोई इंसान इस तरह से फायदा उठा सकता है अपने चमचे और चाटुकारों का, कि जितना भी विभाग था सब तो उसकी, उसमें अगर कोई किसी तरह गलत कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेवार तो कोई दूसरा है, लेकिन उस विभाग का मलाई खुद बैठ के खा रहे थे। अरे जब आपको किसी भी चीज की जिम्मेवारी नहीं लेनी थी, दिल्ली की जनता के प्रति आपका कोई जिम्मेवारी नहीं था, आपका कोई काम ही नहीं था, तो फिर आप मुख्यमंत्री किस लिए बने थे भाई? क्यों मुख्यमंत्री के पद पे बैठे थे? पार्टी के काम तो ऐसे भी आप पार्टी प्रमुख थे, आप पार्टी के काम तो बाहर से भी कर सकते थे। किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे हटाना है, किसे कब मंत्री बनाना है, किसे कब हटाना है, इसके लिए तो मुख्यमंत्री पद जरूरी नहीं थी। तो फिर आप मुख्यमंत्री बने क्यों? दरअसल केजरीवाल जी ने पार्टी बनने के बाद ही एक दिमाग लगाया कि अगर इस पार्टी को अपने परिवार की पार्टी बनाना है, तो पहले जो जो लोग इसमें प्रमुख चेहरे उनको किसी न किसी तरीके से साइड किया जाए। इसीलिए अपने पास कोई जिम्मेवारी न रख के ये सारी जिम्मेवारी इन सब लोगों में बांट दिया। और आज क्या हो रहा है? मलाई तो इन्होंने खाया, लेकिन उसका सजा ये सब भुगत रहे हैं। और भी जो उनके मंत्री बचे हैं, आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं और एक के बाद एक सभी को पार्टी से बाहर के रास्ता दिखाते जा रहे हैं, जो और मंत्री बचे उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और ये इस्तीफा दिए नहीं है। अगर सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देना ही होता अपने मर्जी से, तो कब को दे दिए होते। ये 7-8 महीने से जेल में है, वो तो अगर उनको उनके अंदर नैतिकता होती और कुछ शर्म लिहाज होता तो वो तो उसी समय इस्तीफा देते थे जिस समय उनके ऊपर आरोप लगा था या जब वो जेल गए थे। लेकिन आज इस्तीफा क्यों दिया गया? तो दरअसल आज इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है, आज केजरीवाल ने उस सबको बर्खास्त किया है, पर इसे इस्तीफे का शक्ल दिया जा रहा है। क्योंकि केजरीवाल ये कह भी नहीं सकता कि हम इन लोगों को बर्खास्त करते हैं या बर्खास्त किए, क्योंकि जैसे ही इतना बात बोलेंगे, जो इन्होंने मलाई खाया है उस मलाई का तमाम जो हरिया बर्तन बचा हुआ है इन लोगों के पास, ये सब सामने रख देंगे कि भैया किन किन हरिया बर्तन, किन किन चीजों का मलाई ये खा के बैठे हुए हैं, और हम लोग तो खामोखा ही दोषी साबित हो गए, हम लोग तो खामोखा ही जेल जा रहे हैं, मेन तो ये है खाने वाले। इसलिए इन्होंने कहा कि इन लोगों ने इस्तीफा दिया है, पर वो इस्तीफा नहीं दिया है। और जिस मनीष सिसोदिया के ऊपर उनकी गिरफ्तारी से पहले ही अरविंद केजरीवाल एकदम अस्वस्थ थे कि मनीष सिसोदिया रविवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई आपको कैसे पता कि रविवार को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा? क्योंकि इनको पता था कि ये काम ऐसा किए हैं, हमने इनसे काम ही ऐसा करवाया कि इनको जेल जाना ही पड़ेगा। और मनीष सिसोदिया ने भी सकारा था कि अगर मुझे 8-10 महीने जेल में रहना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं जेल में रह सकता हूँ। अरे भैया, ये तो वही बात हो गया कि हम कुछ किए नहीं है तो फिर हमें जेल में क्यों रहना होगा? और जब हमें पता है कि हमें जेल में रहना होगा, इसका मतलब हम कुछ न कुछ किए हैं। दरअसल केजरीवाल जी ने बड़े ही चालाकी के साथ आम आदमी पार्टी से उन तमाम नेताओं को साइड लाइन कर दिया है और अब अकेला कहते हैं ना, जंगल का एक राजा होगा, तो उसी आम आदमी पार्टी का अब अकेला एक राजा बचे हैं ये। तो राजनीति क्या क्या करवाती है। और जिस मनीष सिसोदिया के मामले के ऊपर ये झूठ बोल के उनको, मनीष सिसोदिया को भी गुमराह कर रहे थे कि नहीं मनीष सिसोदिया ने कुछ भी नहीं किया है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको इंसाफ मिलेगा, सीबीआई अधिकारी उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, दबाव में गिरफ्तार किए हैं। तो क्या जो कोर्ट ने उनको जो रिमांड दिया है 5 दिन का, सीबीआई ने सिर्फ 5 दिन का ही रिमांड मांगी थी कोर्ट से, और कोर्ट ने उनको उनके मनमाफिक रिमांड दे भी दिया है। तो अब क्या कहेंगे कि कोर्ट भी रिमांड नहीं देना चाहती थी पर दबाव में रिमांड दे दिया।
दरअसल क्या होता है कि अगर आपका कोई छोटा भाई हो या आपका कोई बात मानता हो और वो कोई कभी-कभी कोई गलती कर लेता है, तो अगर हम उसका महिमा मंडन करते जाएँ, उनको एहसास ही ना होने दें कि वो गलती किया है, तो उसे भी यही लगता है कि नहीं मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और इससे और आपको लगता हो कि ये दोस्त मेरा मेरे कार्य क्षेत्र में मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है, मुझे क चुनौती दे सकता है आगे चल के और उसको कि निपटाना है। तो ऐसा सोचा जाता है कि किस तरह से ऐसा कोई मुद्दा बनाया जाए जिसमें ये ऐसे फँस जाए पर इसको उस गलती का एहसास ही ना होने दिया जाए और ये उसमें इतना फँसता जाए कि दोबारा ये निकल नहीं पाए। क्योंकि अगर वो गलती करेगा और आप उसको गलती को एहसास ही नहीं होने दीजिएगा, आप उसका और महिमा मंडन कीजिएगा, आप उसका और हौसला बढ़ाइएगा, तो और वो ज़्यादा गलती करेगा और उसको एहसास ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। और एक दिन ऐसा होगा जब वो फँस जाएगा तो आप अपना पल्ला झाड़ लीजिएगा। तो यही हाल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। उन्होंने गलती किया, वो उन्हें ही पता था और केजरीवाल जी को भी पता था, पर केजरीवाल जी ने एक शॉर्ट शॉर्ट माइंडेड व्यक्ति की तरह सोचा कि क्यों ना इन लोगों का महिमा मंडन करके और इनसे गलती करवाया जाए, जिससे ये गलती के कुएँ में इतना ज़्यादा डूब जाए कि ये बाहर निकल ही नहीं पाए। और इससे होगा क्या कि मेरा कॉम्पिटिटर भी खत्म और मैं इनके नज़र में बुरा भी नहीं साबित होऊँगा। तो उन्होंने एक तीर से दो निशाना किए हैं। तो इस पूरे पूरे मामले को देखा जाए तो ये जो भी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर हुई है और जिस-जिस केसों में ये लोग फँसे हैं, उसमें कहीं न कहीं केजरीवाल जी का भी साजिश था। उन्होंने जानबूझ के इन सबको निपटाने का एक तरीका बनाया है और साँप भी मर गई और इनका लाठी भी नहीं टूटा। तो जिस तरह से आप सभी राष्ट्रवादियों का आवाज़ आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने उसपे ध्यान देते हुए अपने उन की पुराने किए हुए भूलों को सुधार करते हुए जिस तरह का आज स्टैंड लिया, वह वाक़ई एक सकारात्मक कार्य था और अच्छा है। इसी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई गलत फैसला देता है, नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट कुछ केसों में इस तरह का कार्य करता है जो इस देश को लगता है कि ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेस है, न्याय मिलने का उसी प्रोसेस से न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब व्यक्ति तो जिला कोर्ट से लेके हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए और अमीर व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए उसके बाद नीचे आए, ये भी ठीक नहीं है। तो हमारे न्यायाधीशों को इन पे भी विचार करना चाहिए कि चाहे व्यक्ति कोई भी हो, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के को फॉलो करते हुए हम तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।